बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, 9th क्लास की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7 है बायो एनर्जेटिक्स। उसका जो लास्ट वाला टॉपिक है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। आज हमने जो एनर्जी का बजट था रेस्पिरेशन के अंदर वो हमने कैलकुलेट करना है कि जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो हमें कितने एटीपी के मॉलिक्यूल दरकार होते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दो टर्म में देख लेते हैं कि एक NADH और एक FADH2। कह रहा है कि एक जो NADH है उसके अंदर ATP के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अंदर ATP के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 ATP एक NADH के अंदर। और जो FADH2 है इसके अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं उसकी मुकम्मल और नामुकम्मल ऑक्सीडेशन करते हैं। जब हम मुकम्मल ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और प्लस एनर्जी बनती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP की जरूरत में। फिर कहते हैं जब हम उसकी नामुकम्मल ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। जो हम को एंजाइम के साथ उसको पायरुविक जो एसिटाइल को एंजाइम था उसके साथ हम क्रिब साइकिल में भेजते थे और उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारते थे, फिर उनसे हम ATP बनाते थे। यानी ये सारा का सारा जो प्रोसेस है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, जो ग्लाइकोलाइसिस का था। और साइटोप्लाज्म हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास होती है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि जिनका एनारोब्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ यही स्टेप प्रोसीड होता है, बाकी स्टेप नहीं चल सकते क्योंकि उनके पास वो मशीनरी नहीं होती जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती जिसकी वजह से वो आगे निकल जाए। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो उसकी इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन थी जिसे हम क्रिस्टी का नाम भी देते हैं, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ये एनर्जी बनती है, जिससे इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को हाई एनर्जी या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते थे। तो देख लेते हैं इसे। जो कह रहे हैं जब हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उससे जो डायरेक्टली तौर पर हमें ATP हासिल होते हैं वो 2 ATP मिलते हैं डायरेक्टली तौर पर। फिर कह रहे हैं कि जब इसको तोड़ा तो सही, जब इसकी ग्लाइकोलाइसिस की फिर हमें उसके नतीजे में क्या हुआ? कुछ जो 2 NADPH के मॉलिक्यूल मिले। 2 NADPH और NADPH भी एनर्जी है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब NADPH मिला तो जो सेल है वो कहता है कि मुझे इस फॉर्म में एनर्जी नहीं चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? उसे ATP पे कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर से गुजारते हैं। तो हमें पता है कि जो ATP का जो NADH का एक मॉलिक्यूल था उसके अंदर 3 ATP थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने ATP बनने चाहिए थे? 6 बनने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 4 ATP बनते हैं। उसकी रीजन क्या है कि क्योंकि 2 जो ATP हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे यहां से यहां तक आते हुए, क्योंकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के लिए भी क्या एनर्जी लगेगी, फिर उसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी लगेगी, पायरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इतने स्टेप के लिए क्या होगा कि ये एनर्जी लगेगी। इसे हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम कहीं जाना हो टूर पे, फैमिली टूर पे, तो जो गाड़ी करवाते हैं क्या होता है कि हमारा जो फैमिली मेंबर होता है जिसके कंट्रोल में सारे होते हैं तो वो क्या करता है? वो एक ही किराया देता है सारे का। यानी कि यहाँ पर हमने जो 2 ATP है फर्ज करेंगे हमने किराया दे दिया, इसी वजह से हमारे पास 4 ATP रह गए। क्या होता है कि बुक में देखते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का एक NADH का मॉलिक्यूल है वो 2 ATP देता है, हालांकि 2 ATP नहीं देता, देता 3 ही है, लेकिन एक ATP उसमें से किराया लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार कर यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा? 4 रह जाएंगे, 2 ATP क्या हो जाएगा? किराया लग जाएगा। फिर कह रहा है कि जब हम पायरुविक एसिड को भी से तोड़ लेते हैं जो एसिड है, कह रहा है कि इनके पास भी क्या होते हैं? 2 NADH होते हैं। इसका मतलब है कि जो 2 NADH है इसके अंदर कितने ATP होंगे? किराया तो दे दिया हुआ है, एक दफा ही देना है, बार बार तो नहीं देंगे। तो कह रहा है कि इसके अंदर कितने ATP होंगे? क्योंकि एक NADH के अंदर 3 ATP होते हैं, 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जब इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारेंगे तो हमें 6 ATP का मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसे
एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था सर हैंस क्रिब्स, जिसने इस सारे के सारे चार्ट को मुतारफ करवाया था, जिस वजह से इसका नाम ही क्रिब्स साइकिल रखा गया। तो क्रिब्स साइकिल में हमारे पास डायरेक्टली तौर पर जो एनर्जी बनती है वो 2 एटीपी होती है, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सी और भी एनर्जी मिलती है। उसके अंदर हमें 6 NADPH के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो दूसरी एनर्जी है। फिर कह रहा है कि जो ही हमने इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मशीन के अंदर से गुजारा तो हमें कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि एक के अंदर कितने होते हैं 3, तो 6 3 बार कितना 18। इसका मतलब है कि 6 मॉलिक्यूल हैं, हमें कितने यहाँ पर एटीपी मिलेंगे 18। फिर कह रहा है कि जो FADH2 है इसके अंदर एक के अंदर एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 2 एटीपी होते हैं, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि हमारे पास एटीपी कितने आएंगे 4 एटीपी आएंगे। ये हमारा एनर्जी बजट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने आते हैं, इसे प्लस कर लेते हैं जिस तरह से हम सम करते हैं। तो देखिए 2 और 2 4 और 4 8 और 6 14 14 और 4 18 18 और 18 36। इसका मतलब है कि हमें कितने एटीपी मिल गए 36 एटीपी। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तोड़ने से हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये सारा का सारा जो रेस्पिरेशन का था ये कौन सा था एरोबिक, इसके अंदर हमें कितने एटीपी के मॉलिक्यूल मिले 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के। अगर हम एनारोबिक की बात करें तो उसमें सिर्फ हमें 2 एटीपी मिलते हैं। ये है हमारे पास एनारोबिक और ये है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। ये था आज का हमारा टॉपिक एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। उम्मीद है कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड अगेन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज।